तो यहाँ पर हम संस्कृत पेपर 2 देखने वाले हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम संस्कृत पेपर 2 की। एज आई सेड, मैंने पहले ही बोला था संस्कृत का सिलेबस डिस्कस जब कर रहे थे हम कि मैं सिर्फ संस्कृत पेपर 2 पढ़ा सकता हूँ, और संस्कृत पेपर 2 में एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स अचीव किए हैं। फिर भी मेरी हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा गंदी है पूरे कॉलेज में, फिर भी मैंने 75, क्योंकि मेरे को हर चीज एकदम याद है, मेमोराइज है। क्योंकि पेपर 1 थोड़ा टफ रहता है व्याकरण, और पेपर 2 थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू पेपर 1। ठीक है, सो यहां पर आपको इतना सा भी है ना, इतना सा भी एरर ऑफ मार्जिन रखना नहीं है पेपर 2 में। ठीक है, ये मैंने बोला हुआ है सिलेबस में कैसा कैसा पढ़ना है, कैसे पास हुआ जाए संस्कृत में। संस्कृत कितना टफ सब्जेक्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में संस्कृत की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा एक बार। एक क्लिक लगता है, बस एक क्लिक चैनल पे कर दिया ना आपने, तो आप प्लेलिस्ट में गए, तो आपको वहां पर सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, एकदम आपके लिए अच्छे से मैनेज किया हुआ है। BAMS फर्स्ट ईयर क्रिया शारीर, BAMS फर्स्ट ईयर रचना शारीर, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए बोलता हूँ एक बार चैनल विजिट कर लीजिएगा। कैसे सर्च टर्म में कभी कभी कोई चीज दिखती नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम निरुक्ति से। तो ये फर्स्ट टर्म में हमको क्या क्या है पेपर 2 के संस्कृत में, ये आपको 15 मार्क के लिए लिख लो कहीं पर। पेपर 1 में पेपर 2 का 15 मार्क के लिए फर्स्ट टर्म में इतना याद करना है और 15 मार्क ले लेने हैं। क्या क्या याद करना है देखो, आयु तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, और इजी कर देता हूँ आयु को आपको मैं। आयु का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पैन। ठीक है, सो आयु इति जीवन काल, ये उसकी निरुक्ति है, याद कर लो यहीं पर। आयु इति जीवन काल, आयु इति जीवन काल, आयु इति जीवन काल। और कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को याद हुआ क्या। आयु इति जीवन काल, आयु इति जीवन काल का आपको मतलब भी लिखना पड़ेगा, मीनिंग भी लिखना पड़ेगा पेपर में। तो ही आपको अगर 5 मार्क का क्वेश्चन रहे और 3 निरुक्ति और परिभाषा पूछे हुए रहे, तो तीनों के आपको मीनिंग लिखना है, उसका श्लोक लिखना है, और उसके साथ साथ पर्याय भी लिखना है, तब आपको 5 में से 4 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आयु इति जीवन काल, पर्याय क्या है इसका मीनिंग समझ लेते हैं। आयु इति जीवन काल मतलब जो लाइफ स्पैन है हमारा, जो हमारा जब गर्भ से स्टार्ट होता है, फीटस से स्टार्ट होता है, तो हमारी डेथ तक, उसको हम क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। ठीक है, तो इसके पर्याय क्या है। पर्याय का मतलब मैं एक और बार समझा देता हूँ, बहुत बार समझाया है। तो पर्याय का मतलब, अगर आपको आयु के बारे में डिटेल में जानना है तो क्रिया शरीर का लेक्चर देख लीजिएगा, और संहिता का लेक्चर देख लीजिएगा, दीर्घ जीवितीय अध्याय, और उसके साथ साथ पदार्थ का भी, सब में डिस्कस की गई है आयु। तो आयु का मतलब आप समझ गए हो, अभी भी बोल दिया है मैंने। एक और चीज याद रखो आप कि पर्याय का मतलब क्या होता है, ये भी समझाया हुआ है, एक और बार समझाता हूँ। जैसे मेरा नाम है सोहेल, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप में मेरा नाम क्या है, चिंटू है। दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप में मेरे दूसरे दोस्तों में मेरे को सोहेलिया बुलाते हैं। फिर उसके बाद जो मेरे घर पे है वो मेरे को पिंटू बुलाते हैं। लेकिन मेरा असली नाम क्या है, मेरा असली नाम सोहेल ही है। सो यहाँ पर मेरे 4 नाम हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन पर्सन एक ही है मैं। वैसे ही यहाँ पर पर्याय का मीनिंग होता है। पर्याय क्या क्या हो सकते हैं, आयु के धारी हो सकते हैं, जीवित हो सकते हैं, नित्य हो सकते हैं, और अनुबंध हो सकता है। ठीक है, पर्याय उसके। अब ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कहां पर समझाया हुआ है ये मैंने दीर्घ जीवितीय अध्याय संहिता अध्ययन में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वो देख सकते हो आप। उसके बाद शरीर कहां पर पढ़ा है हमने, दीर्घ जीवितीय अध्याय में। और साथ ही साथ कहां पर, शरीर इंद्रिय सत्वम संयोगधारी नित्य अनुबंधश्च पर्याय आयु इति उच्यते, ये कहां पर पढ़ा है शरीर हमने पढ़ा है पदार्थ विज्ञान के आयुर्वेद निरूपण में। फिर भी यहाँ पर बता देता हूं मैं, शीर्यते तत् शरीरम, इसकी निरुक्ति है। अब एकदम सिंपल वे में कर दिया हमने, शीर्यते तत् शरीरम, एकदम सिंपल वे में इसकी निरुक्ति कर दी हमने। सो यहाँ पर शीर्यते तत् शरीरम का मतलब क्या होता है, जो हमेशा झिझते रहता, जो हमेशा तकलीफों से गुजरता, उसको हम शरीर बोलते हैं। जो हमेशा झिझते रहता है उसको हम शरीर बोलते हैं। और इसके पर्याय क्या है, काय देह शरीर, याद कर लो आप, लिख लो एक जगह पर। ठीक है, या फिर आप नोट्स खरीद सकते हो। उसके बाद मन क्या है, उभयात्मक मन, या फिर मन्यते अवबुद्धते अनेन इति मना। देखो मेरे को बहुत फास्ट याद है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस पे। ठीक है, मन्यते अवबुद्धते इति मना। ठीक है, ये इसका श्लोक हो गया यहाँ पर, दूसरा भी। लेकिन उभयात्मक मन ये सिंपल श्लोक है इसकी निरुक्ति के लिए। और इसके पर्याय क्या है, मन का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है पदार्थ विज्ञान में। तो पर्याय क्या है इसके, सत्व मन चेतस। ठीक है, उसके बाद अग्नि का क्या है, अग्नि का हमारा उष्ण स्पर्शन, मतलब जब भी आप, अग्नि का मतलब क्या होता है, फायर। आप अग्नि को हाथ लगा के देखो, उसका जो स्पर्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा हॉट रहेगा। इसीलिए इसको उष्ण स्पर्शन बोला गया है आयुर्वेद में। और इसके पर्याय क्या है, तेज, अनल, दहन, पावक, धूमकेतु। अब अग्नि के आपको पर्याय देने हैं तो तेज, पर्याय का मतलब क्या होता है, सिनोनिम होता है। ठीक है, सो अग्नि का सिनोनिम क्या है, तेज हो सकता है, अनल हो सकता है, दहन हो सकता है, पावक हो सकता है, और धूमकेतु होता है। उसके बाद जलम मतलब क्या होता है, पानी हमारा। जलक पिधाने मतलब जिसको हम पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, जल
बोलते हैं। इसके पर्याय क्या है? आप, जल, जीवत, उदक, क्षीर, तोय। मतलब इसके सिनोनिम ये हो सकते हैं आयुर्वेद में, कहीं पर भी ये वर्ड्स दिखे आपको, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है। ठीक है, अब वैरी कर सकती है बहुत सारी जगह पे निरुक्तियां, लेकिन ये निरुक्ति भी आपको मिल जाएगी, और ये सबसे सिंपलेस्ट निरुक्ति है आपके लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दी है मैंने। उसके बाद वात का देखते थे। वात क्या है? ये त्रिदोष है। ये कहां पर पढ़ा है हमने? शारीर में पढ़ा है। कहां पर? क्रिया शारीर में। ठीक है, सो वात तो पूरा कंप्लीट ही कर दिया है हमने। वात क्या होता है ये इसका डिटेल दे दिया है दोष धातु में, वात दोष में, उसकी पूरी डिटेलिंग की है। एक बार क्रिया शारीर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसके बाद वात क्या है? तत्र वा गति गंधरोण यो रीति धातु, मतलब जो सतत जो दूसरे धातुओं का वहन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वात दोष बोलते हैं। इसके पर्याय क्या है? मरुत, चल, अनिल, पावन। अनिल आपको याद रखना है क्योंकि अनिल ये वात दोष का पर्याय है, मतलब सिनोनिम है। वेराज अनल किसका है? अग्नि का और पित्त का। ठीक है, पित्त क्या है? ये त्रिदोष में से एक दोष है। इसको क्या बोलते हैं हम? तप संतापे। क्या बोलते हैं? इसकी निरुक्ति क्या है? तप संतापे। इसके पर्याय क्या है? तेज, धनंजय, धूमकेतु और अनल। उसके बाद है हमारे पास कफ। केन फलती इति कफा, जो बॉडी को बल देता है उसको हम क्या बोलते हैं? कफ दोष बोलते हैं। ठीक है, इसके पर्याय क्या है? श्लेष्मा, बलास और सोम। ठीक है, याद रहेगा आपको सिनोनिम कफ का, गुड। इसका मीनिंग क्या है? केन फलती इति कफा का, कि जो बॉडी को बल देता है, और तप संतापे का मतलब जो बहुत ज्यादा उष्ण है, तीक्ष्ण है और खतरनाक है, उसको क्या बोलते हैं हम? पित्त बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद परिभाषा देख लेते हैं, और फर्स्ट टर्म के हमारे निरुक्ति और परिभाषा यहां पर खत्म हो जाएगी। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिभाषा। तो परिभाषा में सबसे पहले परिभाषा किसकी देखेंगे? आयुर्वेद की देखेंगे। अब परिभाषा का मतलब क्या होता है? व्याख्या होता है, इसको इलैबोरेट करना पड़ता है। निरुक्ति का मतलब तो समझ लिया हमने। निरुक्ति का मतलब क्या होता है कि एकदम छोटे से इनसाइड में समझा दो हमको इन शॉर्ट कि क्या बोलना है इसका। ठीक है, सो आयुर्वेद से स्टार्ट करते हैं हम। तो आयुर्वेद का परिभाषा क्या क्या हो सकती है? देखो, परिभाषा लिखने को आप 100 परिभाषा लिख सकते हो, इज इट क्लियर? लेकिन मैं आपको सिंपल करके दे रहा हूं। मार्क्स मिलेंगे क्या? फॉर श्योर मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे यार। मिलने का क्या है उसमें? जो परिभाषा है वही लिख रहे हो आप, बस सिंपल वे में लिख रहे हो। मैंने तो यही लिखी थी और मेरे को 75 मार्क्स आए भी। ठीक है, चेक दिस। ठीक है, ये यहां से निकाल के लिखा है, मेरी हैंड राइटिंग है ना। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा दिख रहा है? हाँ, ठीक है, गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद से। प्रूफ बताने पड़ते हैं ना, इसलिए। आयुष्वेद आयुर्वेद, ऐसा वेद जो आयुष के बारे में, मतलब लाइफ के बारे में बता रहा है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। दूसरा श्लोक, हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिताहितम मानच्च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। ये कहां पर पढ़ा हमने? गुड, आयुर्वेद निरूपण में, पदार्थ विज्ञान में। ठीक है, मतलब पदार्थ विज्ञान और संहिता अध्ययन में, दोनों तरफ पढ़ा है। सो लाइफ हिताहितम मतलब आयुर्वेद के हिसाब से 4 टाइप से हम लाइफ जी सकते हैं। एक सुखकर आयु, एक दुखकर आयु, एक हितकर आयु और एक अहितकर आयु। ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है दीर्घ जीवित्या अध्याय में, संहिता अध्ययन के। ठीक है, उसके बाद हम पंचमहाभूत देख लेते हैं। पंचमहाभूत कहां पर सिखाया हुआ है? संहिता अध्याय के दीर्घ जीवित्या अध्याय में। तो क्या बोलना है इसका? पंचमहाभूत का महंती भूतानी महाभूतानी, मतलब ऐसे भूत जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। कौन से है वो? 5 है। कौन से? वायु, अग्नि, आकाश, और बोलो पृथ्वी और जल। याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? पंच महाभूत बोलते हैं। करो इसको इलैबोरेट। और ये जो इस श्लोक लिखने के बाद आपको मीनिंग भी लिखना है और उसके साथ साथ पर्याय भी लिखना है। पर्याय मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, पर्याय नहीं भी लिखे परिभाषा में चलेगा। उसके बाद त्रिगुण, ये समझाया हुआ नहीं है। सो कोई भी इंसान में 3 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 3। कौन से? सत्व, रज और तम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं संहिता अध्ययन के। ठीक है, दीर्घ जीवितीय अध्याय में। ओके, सो त्रिगुण क्या होते हैं? सत्व, रज, तम, ये गुण होते हैं। और किसके गुण होते हैं? ये ह्यूमन बीइंग के, मन के। किसके? मन के। हमने मन देखा ना, मन के गुण होते हैं ये। जो हमारा दिल है उसके ये 3 गुण होते हैं। एक रहता है सत्व, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा। एक होता है रज, जो दूसरों से क्या करता है? लालसा करता है, ग्रीडीनेस दिखाता है, उसको तम बोलते हैं। और चौथा होता है सत्व, रज, तम। तम मतलब जो हमेशा गुस्से वाला रहता है, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज आते हैं, उसको तम बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या लिखा हुआ है? सत्व रज तमश्चयति, सत्व रज तमश्चयति।
त्रयोप्रोक्ता महाभूतानि, मतलब ये 3 गुण हैं और ये सबसे बड़े गुण है। किसके गुण है? ये मन के गुण है। किसके गुण है? मन के। उसके बाद देख लेते हैं हम दोष का। तो दूषयन्ति इति दोषः। अब दोषा मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, देख सकते हो। तो दूषयन्ति इति दोषा का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को दूषित करते हैं, दूसरों को खराब करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दूषयन्ति इति दोषा। ठीक है। इसका दूसरा श्लोक क्या है दोष का? वायु पित्त कफ चेति त्रयोदशा समासत विकृत अविकृत देह भ्रांति ते वर्तयन्ति च। मतलब दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? वात, पित्त और कफ। और ये क्या काम करते हैं? दूसरों को दूषित करने का काम यहां पर करते हैं। देखो लिखा हुआ है वायु पित्त कफ चेति, मतलब वायु पित्त कफ। त्रयोदोषः 3 दोष है। समासत, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहे तो विकृत रहते हैं। विकृत मतलब अच्छे से काम करते हैं बॉडी में, लेकिन अविकृत देह भ्रांति ते वर्तयन्ति च, मतलब इनका इक्विलिब्रियम खराब हो गया तो ये क्या कर देंगे? देह को भ्रांति करेंगे और वर्तयन्ति कर देंगे, मतलब खराब कर देंगे। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद मला का मतलब क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। पढ़ा है हमने। मल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के। कौन से? मूत्र, पुरुष और क्या है? स्वेद। मूत्र का मतलब यूरिन, पुरुष का मतलब स्टूल, स्वेद का मतलब स्वेट। यस, गुड। सो दोष धातु मला मूलः सदा देहस्य तमचलः, मतलब क्या है इसका? दोष धातु मल, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? मला बनते हैं। ठीक है। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैंने सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है आपके लिए। फिर भी आपको ये पसंद नहीं आ रहा होगा तो आप बुक्स की लैंग्वेज से पढ़ सकते हो। ठीक है। रोबोट मत बनो, स्मार्ट स्टडी करो, ये मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है। चलो उसके बाद देख लेते हैं हम संसर्ग सन्निपात। संसर्ग सन्निपातश्च तातन्वी त्रियशय कोपात, मतलब संसर्ग का मतलब होता है फैलना और सन्निपात का मतलब होता है मिलना। इज इट क्लियर? संसर्ग मतलब फैलना, मतलब कम्युनिकेबल, वेयर सन्निपात का मतलब होता है मिलना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म का सुन लो, फर्स्ट टर्म का निरुक्ति भी खत्म होती है और परिभाषा भी खत्म होती है। यहां से कितने मार्क आएंगे आपको? 20 से 25 फर्स्ट टर्म के पेपर में। कितने? फर्स्ट टर्म के। और यूनिवर्सिटी में 5 से 10 के बीच में आपको मार्क्स आएंगे। अगर ये पूरा याद कर लिया होगा तो आपके संस्कृत में फर्स्ट टर्म में 20 मार्क या 25 मार्क तक बन गए हैं और यूनिवर्सिटी में 5 से 10 मार्क बन गए हैं गारंटी के साथ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर कॉलेज में होंगे तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर चैनल पे नए होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच और जय हिंद।